नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल भट्ट की आतंकवादियों के द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारी बड़गांव में एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रदर्शन में कश्मीरी पंडितों के समुदाय के सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उपराज्यपाल को उनके समुदाय को सुरक्षा देनी चाहिए, वरना वो लोग अपनी नौकरियों से सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ जगहों पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। आज कश्मीर घाटी में 350 कश्मीरी पंडितों ने, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने सहयोगी राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पंडितों ने कहा कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर सरकारी कर्मचारियों और कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने आज बडगाम में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि एलजी प्रशासन को हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। एक अन्य कश्मीरी पंडित ने कहा कि अगर प्रशासन लाठीचार्ज कर सकता है और जनता पर आंसू गैस छोड़ सकता है तो क्या वे कल आतंकवादियों को नहीं पकड़ सकते थे। जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी। 7 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई है पता नहीं, लेकिन जो वहां रह रहे थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी भी हत्या हो रही है। मुझे लगता है कि गृहमंत्री अमित शाह को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राउत ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में बन रहे इस माहौल को खत्म करने के लिए केंद्र को कड़ा फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही राउत ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान पर उंगली ना उठाएं, लेकिन देखें कि कश्मीरी पंडितों के लिए और वहां की आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब एक पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घाटी में पिछले 24 घंटों में ये दूसरी हत्या है। मृतक की पहचान रियाज अहमद ठोकर के रूप में हुई। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि कांस्टेबल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बता दें, इससे पहले गुरुवार शाम को कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा में तहसील कार्यालय में काम करने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उनके कार्यालय परिसर में हत्या कर दी गई थी। देश भर के 500 से ज़्यादा शिक्षाविद और एक्टिविस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के जाने माने प्रोफेसर और दलित चिंतक डॉक्टर रविकांत के समर्थन में आए हैं। उन्होंने एक साझा बयान जारी कर डॉक्टर रविकांत पर हमले की निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि डॉक्टर रविकांत के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर वापस ली जाए और उन पर हमले को उकसाने वाले लोगों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने बुधवार को बयान जारी कर कहा है कि वे ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों और सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में शिक्षाविदों पर किए जा रहे हमलों से चिंतित हैं। उनका मानना है कि डॉक्टर रविकांत पर हमला अकादमिक स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों पर हमला है। इन बुनियादी सिद्धांतों में आलोचनात्मक सोच, सवाल करने की संस्कृति, मुख्य धारा के नैरेटिव के विपरीत विचार शामिल हैं। इन सभी हस्तियों ने हमला करने वालों की गिरफ्तारी और डॉक्टर रविकांत के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। बता दें, डॉक्टर रविकांत ने सत्य हिंदी के एक डिबेट में एक संदर्भ दिया था, जिसको लेकर उनको निशाने पर लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर के चिंतन शिविर में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। सोनिया ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश भर में खौफ और ध्रुवीकरण का माहौल बना रही है। सोनिया ने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों का मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि देश में लगातार ध्रुवीकरण के हालात बनाए रखना, लोगों को खौफ के माहौल में जीने के लिए मजबूर करना और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और उनका उत्पीड़न करना। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हमारे समाज और इस लोकतंत्र में बराबर के नागरिक हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि इसका ये भी मतलब है कि महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करना और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा किए गए कामों को इतिहास से मिटाना। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नफरत की आग को भड़काया जा रहा है और लोगों के आम जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा इसके गंभीर सामाजिक नतीजे हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को इस बंटवारे के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इस नव संकल्प चिंतन शिविर से हमें यह मौका मिला है कि हम बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के कारण इस देश के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर चर्चा करें। सोनिया गांधी ने कहा कि संगठन में बदलाव वक्त की मांग है और हमें अपने कामकाज के तरीकों में भी बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें संगठन को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब इसे लौटाने का वक्त आ गया है। लगातार चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस का आज से राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। इसमें केंद्रीय व प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों से जुड़े 400 नेता शिरकत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें पार्टी एक परिवार एक टिकट के नियम को लाएगी। हालांकि इसे गांधी परिवार को छूट देने की बात कही जा रही है।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने इसको लेकर कहा कि इस नियम पर सब एक मत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी एक परिवार का सदस्य परिवार के दूसरे सदस्य को लड़ाना चाहता है तो उसे पहले 5 साल तक पार्टी में सक्रिय रहना होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या गांधी परिवार को इस नियम से छूट दी गई है, इस पर माकन ने कहा कि वो पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी ने 2018 में पार्टी के लिए औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल वाला नियम उन परिवारों पर लागू किया जाएगा जो राजनीति में सीधे उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में काफी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पार्टी युवाओं को आगे लाने को लेकर फैसला कर रही है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से माणिक टैगोर ने एनडीटीवी से कहा कि पार्टी को युवाओं का प्रतिनिधित्व करना है क्योंकि भारत की 60% आबादी 40 साल से कम की है। उन्होंने कहा यह हमारी सभी पार्टी इकाइयों और पदों पर भी दिखेगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी पद पर 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ अवधि होनी चाहिए। कांग्रेस संगठन में ऐसे नेताओं को जो 50 साल की उम्र से नीचे हैं उन्हें पार्टी संगठन में सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया जाएगा और इसे कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के लिए भी लागू किया जाएगा। माकन ने कहा कि अक्सर ये बात सामने आती है कि पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं को सम्मान नहीं मिलता और ऐसे नेता जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। इसलिए पार्टी एक असेसमेंट विंग बनाने जा रही है जो नेताओं के प्रदर्शन का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा अपने घर में किए गए अतिक्रमण पर अगर एमसीडी शनिवार सुबह 11 बजे तक कार्रवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी अपना बुलडोजर ले जाकर उस अतिक्रमण को तोड़ देगी। बता दें कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग और मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल हो चुका है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आदेश गुप्ता ने सड़क पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता ने एमसीडी में जो नक्शा पास कराया है उस हिसाब से अपना घर नहीं बनाया है, लेकिन उनके खिलाफ एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बुलडोजर से कार्रवाई को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि दिल्ली में 63 लाख घरों की तबाही का बीजेपी का प्लान है। उन्होंने बीजेपी पर बुलडोजर से वसूली का आरोप लगाया और कहा कि उनका प्लान 63 लाख घरों पर तबाही का है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का इन 63 लाख परिवारों को संदेश साफ है, या तो पैसा दो या बुलडोजर से तबाह होने को तैयार रहो। दिल्ली में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई है। उनको दिल्ली पुलिस ने कल मदनपुर खादर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के कारण गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इससे उन हजारों छात्रों पर असर पड़ेगा जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण करा लिया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा में देरी से उन 2 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का भी संकट हो जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अकादमिक सत्र पहले ही 4 महीने पीछे हो चुका है। बेंच ने कहा कि 2,06,000 डॉक्टर इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी तारीखें नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया की तारीखों से टकरा रही हैं और उनके पास परीक्षाओं की तैयारी के लिए वक्त नहीं है। वाराणसी की एक अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के आदेश के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की। अहमदी ने अदालत से कहा कि वाराणसी की एक प्रॉपर्टी के संबंध में निचली अदालत के द्वारा सर्वे का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा यह प्रॉपर्टी पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत संरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी अदालत ने सर्वे करने का आदेश दे दिया है। इस पर CJI NV रमना ने कहा कि उन्हें मामले को देख लेने दिया जाए। इसके बाद अहमदी ने फिर से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की। इस पर CJI ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर मुद्दा क्या है और उन्होंने अभी तक इससे जुड़े कागज भी नहीं देखे हैं। CJI ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते तो कैसे कोई आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो कागज़ पढ़ेंगे और उसके बाद आदेश पास करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अबू धाबी के शासक थे। उनके निधन पर 40 दिनों का शोक रखा गया है। UAE सरकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं UAE के राष्ट्रपति के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे HS शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। वो एक महान राजनेता और दूरदर्शी नेता थे जिनके तहत भारत UAE संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की हार्दिक संवेदना UAE के लोगों के साथ है।
एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का सौदा फिलहाल रोके जाने की बात कही है। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर का सौदा अस्थायी रूप से होल्ड पर है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के स्पैम और फर्जी खातों को लेकर जानकारी अभी भी लंबित है। उनको इसमें संदेह है कि क्या वास्तव में 5% से कम यूजर्स स्पैम फर्जी हैं। ये सौदा फिलहाल खटाई में पड़ता दिख रहा है, जब पिछले महीने ही टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी एलन मस्क ने 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर खरीदने के लिए एक सौदा किया था। सौदे की राशि तो तय हो गई थी, लेकिन सौदा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। सौदे की अन्य प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।